जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अपनी एक उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज कर रहे हैं, जो कि सीरीज में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान नाम से कर रहे हैं। और इस सीरीज में उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल्ड में हम चैप्टर वाइज देखते जा रहे हैं। अब तक हमने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को देखा, उसके पश्चात उसका इतिहास देखा, उसके पश्चात देखा उसका जो राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है, वहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष इत्यादि के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में, फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु, वहाँ की कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में। इन सब के बाद हम आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में। उत्तर प्रदेश की मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो सीरीज है उत्तर प्रदेश स्पेशल वाली, ये सीरीज जो यूपी पीसीएस के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, पीसीएस जे का एग्ज़ाम हो गया, एपीओ का एग्ज़ाम हो गया, आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है इत्यादि, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो आपके जो लोअर पीसीएस के थ्रू एग्ज़ाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी यह सीरीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज़ में जो भी चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपको स्टार्टिंग से जब आप देखते रहेंगे तब आपको एक के बाद एक नई चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी और आपस में आप एक दूसरे को डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाके अन्य सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में। उत्तर प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना और जलवायु विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वितरण राज्य की विविध और कृषि पद्धतियों और फसल पैटर्न को निर्धारित करता है। मतलब जहाँ जैसी मिट्टी पाई जाएगी वहाँ उसी प्रकार की कृषि पद्धतियाँ अपनाई जाएगी, वहाँ उसी प्रकार की कृषि की जाएगी। राज्य की मिट्टी की विशेषताएँ उसकी कृषि, पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितनी 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यही महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कितने टाइप की मिट्टी पाई जाती है, 5। सबसे पहले मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल। ये जो एलुवियल सॉइल होती है ये उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानी हिस्सों में जो गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती, गंडक जैसी बड़ी नदियों द्वारा निर्मित किए गए हैं वहाँ पाई जाती है। और यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए महीन तलछटों, गाद, बालू और चिकनी मिट्टी के जमाव से बनती है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है यही राज्य के कृषि का आधार है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो मैक्सिमम जो कृषि की जाती है इसी जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि इसका जो गठन है इन नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। इसका रंग हल्का भूरे से पीला भूरा होता है। उपजाऊपन इसका जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। लेकिन इसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और जीवाश्म की, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे पूछता कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें पोटास पाया जाएगा, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है। कमी किसकी होती है? तो नाइट्रोजन की और जीवाश्म की। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी जो संरचना है ये आमतौर पर 2 मटलों में होती है, जिसमें बालू, गाद और चिकनी मिट्टी का संतुलित मिश्रण होता है। इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? चावल हो गया, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया, दालें होंगे, दालों में अरहर, चना, मटर, तिलहन में सरसों, आलू, सब्जियां और मक्का इत्यादि इसमें फसलें उगाई जाती हैं। तो ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है खादर, जिसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ या न्यू एलुवियम, नाम से पता चल रहा है जो नई होगी। ये कहाँ पाई जाती है? जो नदियों किनारे के निचले मैदानी इलाकों में पाई जाती है, जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है और नई गाद वहाँ जमा हो जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि यह सबसे नवीन, हल्की और छिद्रयुक्त और बारीक कणों वाली होती है। यह बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसे लगातार पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है। अर्थात जब हमेशा हर बार बाढ़ आएगी तो बाढ़ अपने साथ कुछ मिट्टी लेके आएगी, वह मिट्टी ऊपर जमती चली जाएगी, तो वही आपकी क्या हो जाएगी? खादर हो जाएगी या नवीन जलोढ़ हो जाएगी। इस मिट्टी में क्या होती है? जो रेत होती है उसकी मात्रा अधिक होती है और इसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? नवीन काप मिट्टी कहते हैं। और इसके अन्य नाम क्या है? बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटिया, दोमट, ये सब इसके अन्य नाम हैं। तो देखिए जितनी प्रकार की मिट्टियाँ पढ़ाएंगे उनके कई सारे नाम हैं। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में मैच आउट ऑफ फॉलोइंग में आते हैं।
तो इसलिए बिल्कुल आप इसको रट जाइएगा। इसके बाद आती है आपकी बांगर या पुरानी जलोढ़। यह नदी घाटियों से दूर ऊंचे मैदानी इलाकों में पाई जाती है, जहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। पहले पहुँचा था, अब वो थोड़ा इलाके ऊंचे हो गए, अब बाढ़ का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो मिट्टी जो है वह पुरानी है। तो इसको इसलिए बोलते हैं पुरानी जलोढ़ या बांगर। यह प्राचीन बाढ़ के मैदानों में जमी हुई मिट्टी है। इसकी विशेषता क्या होती है, यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति नियमित लगातार नहीं हो पाती। जैसे हर साल बाढ़ आती है, हर साल उसमें मिट्टी जमा होती तो नियमित होती, लेकिन हर साल वहाँ पानी पहुँच नहीं पा रहा है। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कंकड़ के नोड्यूल्स पिंड पाए जाते हैं जो थोड़े कठोर होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और जीवांश पदार्थों की कमी होती है, लेकिन फास्फोरस व चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अन्य नाम क्या है, दोमट, मटियार, बलुई दोमट, मुंड या पुरातन काप मिट्टी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अब इसको रट जाइएगा। इसके जो सारे नाम है क्या क्या है, दोमट, मटियार, बलुई दोमट, मुंड या पुरातन काप मिट्टी और उपरहार मिट्टी। इसके बाद हम अगली मिट्टी देखते हैं अपनी काली मिट्टी, जिसे ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल बोलते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के पठार के विस्तार वाले दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और विंध्य पर्वतमाला से सटे जो सोनभद्र और मिर्जापुर जिले हैं, वहाँ पर यह काली मिट्टी पाई जाती है। इसका गठन कैसे हुआ, जो दक्कन ट्रैप में बेसाल्टिक चट्टानें हैं उनके अपक्षय से इसका गठन हुआ है। इसका रंग होता है गहरा काला, और उसकी विशेषता क्या होती है, इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा अधिक होती है जो इसे अत्यधिक चिपचिपा बनाती है, और जब गीला होती है तो सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, जिससे इसे फटने लगती है। इसमें नमी धारण करने की उत्कृष्ट क्षमता होती है, जिससे यह शुष्क मौसम में भी फसलों के लिए उपयुक्त बनी रहती है। इसमें पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें आयरन, मैग्नीशिया, एल्युमिनियम और चूना प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश पदार्थों की कमी होती है। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कौन कौन से इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें फसलें कौन सी उगाई जाती हैं, ये कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कपास की खेती बहुत कम होती है। तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तिलहन, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर इत्यादि उगाया जाता है। इसके भी कुछ स्थानीय नाम है। एक है मार या माड। यह काली मिट्टी का एक प्रकार है जो बहुत अधिक महीन, चिकना और काले रंग की होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है और ये अत्यधिक पानी सोखती है। यह बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। दूसरा इसका नाम क्या है, काबर। ये अभी काली मिट्टी का एक प्रकार है जो मार से थोड़ा कम चिकनी होती है, लेकिन फिर भी अच्छी नमी धारण करने की क्षमता रखती है। तो इसमें दो नाम क्या हो गया, एक हो गया मार या माड, दूसरा हो गया काबर। ये दोनों नाम महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगली जो हमारी मिट्टी है लाल मिट्टी। यह मिट्टी दक्षिण उत्तर प्रदेश के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, सदर्न पार्ट में पाई जाती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, कहाँ बहुत पाई जाती है, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बांदा, हमीरपुर और झांसी के कुछ हिस्सों में। और इसका गठन कैसे हुआ है, जो प्राचीन क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानें जैसे ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, इसके अपक्षय से हुआ है। और इसमें लौ ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। रंग कैसा हो गया, लाल से लाल भूरा कलर की होती है लाल मिट्टी। और इसका उपजाऊपन कैसा है, यह कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जीवांश पदार्थों की कमी होती है। इसकी संरचना है बलुई से दोमट और कभी कभी चिकनी मिट्टी से। इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं, जिसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दालें, अरहर, चना, तिलहन और कुछ फलों के पेड़ जैसे बेर इत्यादि उगाए जाते हैं। और इसमें उचित उर्वरक और सिंचाई की उत्पाद से क्या होता है, इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसके भी कुछ लोकल नाम हैं, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक है परवा। परवा क्या होती है, ये हल्की लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है और ये अन्य लाल मिट्टियों की तुलना में थोड़ी बेहतर होती है। दूसरा नाम क्या है, राकड़। यह अत्यधिक खुरदरी लाल भूरे रंग की कम उपजाऊ होती है और ढलानों और पथरीली क्षेत्रों में पाई जाती है जो राकड़ होती है। ठीक, तो यहाँ भी आपके दो नाम हो गए, कौन सा हो गया, परवा और राकड़। ये क्या होते हैं, आपके रेड सॉइल के नाम होते हैं। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मार पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, दूसरा काबर पढ़ा था। ये क्या होते हैं, आपके ब्लैक सॉइल के नाम होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम अपनी अगली मिट्टी का जो प्रकार है, यह भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी। तो ये जो मिट्टियाँ होती हैं हिमालय की तलहटी में स्थित भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो भाबर मिट्टी होती है उसके बारे में।
यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगे हिमालय की तलहटी में एक संकीर्ण पट्टी, जहाँ गंगा, यमुना, शारदा आदि नदियों के उद्गम स्थलों के पास में। इसका जो गठन होता है यह हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए बड़े पत्थरों, बजरी और मोटे रेत के जमाव से होता है। इसकी कुछ विशेषता क्या होती है? ये अत्यधिक छिद्रयुक्त और रेतीली होती है। इसमें जल निकासी बहुत तेजी से होता है और इसमें कृषि करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पानी जल्दी से इसमें रिस के बाहर चला जाता है। इसका उपयोग क्या है? यह मुख्य रूप से वनों और झाड़ियों से ढका होता है और कुछ हद तक इसमें मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जो भाबर हो गया। उसके नीचे आता है आपका तराई मिट्टी। भाबर पट्टी के ठीक दक्षिण में एक निचली दलदली और आर्द्र पट्टी होती है, वैसे बोलते हैं तराई मिट्टी। इसका गठन होता है महीन गाद, चिकनी मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों के जमाव से, जो भाबर से बहकर आते हैं और यहाँ दलदली परिस्थितियों में जमा हो जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह गहरी, चिकनी और जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है और इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। फसलें इसमें कौन कौन सी उगाई जाती हैं? तो ये चावल, धान, गन्ना, गेहूँ, जूट, मक्का इत्यादि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। और इसमें मच्छर और जंगली जानवर भी काफ़ी उपस्थित होते हैं, लेकिन इन सबको साफ करके इसमें यहाँ पे खेती की जा सकती है इजली। इसके बाद जो हमारी अगली मिट्टी है, जो पांचवी और अंतिम मिट्टी है, ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी, सैलाइन या एल्कलाइन सॉइल, जिसको क्या बोलते हैं? ऊसर मिट्टी बोलते हैं। इन मिट्टियों को स्थानीय रूप से ऊसर या रेह के नाम से जाना जाता है। ये नाम महत्वपूर्ण है। इसकी क्या विशेषता है? यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सूखे व अर्धशुष्क क्षेत्र जैसे अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर इन एरिया में पाई जाती है। इसका जो गठन है, खराब जल निकासी, अधिक सिंचाई, उच्च भूजल स्तर और मिट्टी में लवणों की केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन द्वारा सतह पर आने से, जो जैसे जहाँ पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ क्या होता है, नमक धीरे धीरे ऊपरी लेयर में बैठ जाता है, उसकी वजह से भी ये मिट्टी यहाँ खराब हो जाती है। ये क्या, शुष्क जलवायु और कम वर्षा भी इसका कारण बनती है इसके गठन का, जिससे इसमें जो लवण है वह घुल नहीं पाते हैं और ऊपरी सतह पर रह जाता है, जिससे क्या हो जाती है, ये ऊसर बन जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे घुलनशील लवणों की सांद्रता अधिक होती है, जिससे मिट्टी की संरचना खराब हो जाती है और पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। इसका जो पीएच मान है 8.5 से अधिक हो सकता है। यह महत्वपूर्ण है, इसका पीएच पूछा जा सकता है। और अगर उपजाऊपन में देखेंगे तो ये कृषि के लिए बहुत ही कम उपयुक्त होती है। इसमें सुधार की गुंजाइश होती है। कैसे? इसमें जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करके इसको सुधारा जा सकता है, या जल निकासी को बेहतर किया जाए, या लवण सहिष्णु फसलों की खेती की जाए, जो मतलब थोड़ा नमक को झेल सकें, ऐसी फसलें। इनका उपयोग करके मिट्टी को सुधारा जा सकता है। और इसके कुछ स्थानीय नाम होते हैं, जैसे रेह, बंजर, कल्लर, ऊसर और थूर। तो ये सभी नाम महत्वपूर्ण है, रेह, बंजर, कल्लर, ऊसर और थूर। इसके बाद आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में मिट्टी का जो क्षेत्रवार विवरण है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश एरिया में, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है और गेहूँ और गन्ने की खेती के लिए यूज की जाती है। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ धान और सब्जियों की भरपूर खेती होती है। इसके बाद जो तराई क्षेत्र है, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच वाला एरिया, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और दलदली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ अत्यधिक नमी होती है और ये धान, गन्ना और दलहन की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद नीचे आते हैं तो बुंदेलखंड वाला एरिया पड़ता है, जिसमें झांसी, महोबा, ललितपुर में यह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी या कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। यह क्या होता है? शुष्क क्षेत्र होता है, जहाँ ज्वार, बाजरा, तिलहन की खेती की जाती है। और लास्ट हमारा विंध्य क्षेत्र, मिर्जापुर, सोनभद्र वाला एरिया, यहाँ पे लाल मिट्टी या पथरीली मिट्टी पाई जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा कम उपजाऊ होती है और सिंचाई पर निर्भर रहती है। इसके बाद इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। ये ऊपर हमने पढ़ा ना कि एक तराई और भाबर मिट्टी। तो देखिए, जो तराई वाला मिट्टी होती है और भाबर, सबसे पहले ये जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी सिरा है, हिमालय के पास वाला, ये वाला समझ लीजिए ऐसे, यहीं पे क्या होती है आपकी? भाबर मिट्टी होती है। ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे जो वाला जो एरिया आएगा आपका, सपोज दैट जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तराई मिट्टी। ठीक है। और उसके बाद ये जो इसके जस्ट नीचे है, तो इधर से आपको पता है कि जो गंगा नदी आ रही है ऐसे ऐसे, और इधर से आपकी यमुना नदी आ रही है जो ऐसे यहाँ मिल जा रही। तो ये जो एरिया है मैदानी क्षेत्र वाला, यहाँ पे आपकी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है वह पाई जाती है। ठीक है। नीचे जो एरिया है,
ये जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, इस बुंदेलखंड वाले एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? इधर वाला जो एरिया है, ये जो ललितपुर, महोबा, झांसी, ये जो एरिया है, यहाँ पे आपकी पाई जाएगी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। ठीक है, ब्लैक सॉइल आपकी थोड़ा इधर भी हो सकती है, थोड़ा थोड़ा इधर भी मान लीजिए। और इसके आगे जो दूसरा एरिया है, वहाँ पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपकी पाई जाएगी रेड सॉइल। अच्छा, इसको अगर हम कलर चेंज कर लेते हैं तो एक बार रुकिए देखते हैं। तो ये वाला एरिया तो हो गया हमारा ब्लैक सॉइल का, ठीक है। और इसके आगे इधर वाला जो एरिया है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाला एरिया, इस एरिया में हमारी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? रेड सॉइल। ठीक है, अब जो बीच का एरिया बचा, इस बीच वाले एरिया में कुछ जगह पे लगातार नहीं, कुछ पट्टी ग्रुप, जैसे अलीगढ़, ये कानपुर, लखनऊ, इस वाली एरिया में क्या पाए जाते हैं? आपकी जो ऊसर होती है। ठीक है, अब ये मैप के थ्रू आपको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जो मिट्टी की उर्वरता और समस्याओं कुछ बारे में। तो उर्वरता के कारण क्या होते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी में प्राकृतिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और गंगा, यमुना और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हर साल मिट्टी का नया जमाव लाती हैं, जिससे भी उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ती जाती है। और यहाँ कृषि के लिए अनुकूल तापमान है और सिंचाई व्यवस्था भी है, तो जिससे क्या उस मिट्टी की उर्वरता और बढ़ जाती है। और कुछ समस्याएं भी हैं मिट्टी में, जैसे एक लवणता है, क्षारीयता होती है। वह क्या, विशेषकर जो पश्चिमी यूपी में ज़मीन की ऊपरी सतह पर नमक की परत मौजूद है, जिसे कुरैल भूमि कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, सॉइल में सैलिनिटी आ जाती है, नमकीनपन आ जाती है, जिससे क्या होती है, फसलें वहाँ उगाना कठिन हो जाता है। दूसरा क्या है, कटाव, इरोजन वाले समस्या होती है। ये विशेषकर जो बुंदेलखंड में वर्षा से जो मिट्टी कटाव होता है, उस एरिया में ये समस्या उत्पन्न होती है कटाव की। और ये बुंदेलखंड से थोड़ा ऊपर जब जाएंगे तो इधर इटावा वाला एरिया जो है, यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे इसलिए गली इरोजन होता है, जिसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कटाव होता है, तो उसकी मिट्टी की उर्वरता क्षमता खत्म हो जाती है। जो ऊपरी लेयर है उसको बहा ले जाती है, जिससे मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाते हैं और मिट्टी अपनी उत्पादकता को खो देती है। साथ साथ संतृप्ति की समस्या आती है, वाटर लॉगिंग की। जो पूर्वी यूपी है वहाँ पे अधिक वर्षा और ख़राब जल निकासी के कारण वाटर वहाँ जमा हो जाता है, जल निकासी सही नहीं हो पाता है, तो जिससे जल निकासी के नहीं सही होने से मिट्टी क्या होती है, धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, सड़ने लगती है। अब देखते हैं जो कृषि पर प्रभाव पड़ता है, जो इन मिट्टियों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी का। तो ये सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि है और यहाँ पे गेहूँ, धान, गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी जो है रबी फसलों के लिए उत्तम है, इसमें ज्वार, तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें जल संचय और खाद से इसमें सुधार की गुंजाइश है। और जो कंकरीली मिट्टी होती है ये कम उर्वर होती है, लेकिन बागवानी और झाड़ीदार पौधों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। तो ये तो रहा हमारा उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। और उसके बाद हम देखा ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनकी उत्पादकता क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व तो पाए जाते हैं और किनकी कमी पाई जाती है, साथ साथ इसमें कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं और इनके लोकल नाम क्या है। तो ये सभी फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको बिल्कुल आप रट जाइएगा और आप इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के लिए आपको जो ये PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे इसकी लिंक दी गई, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।